आज से 53 साल पहले इंसान ने पहली बार चांद पर कदम रखा था। यानी इंसान को चांद पर कदम रखे हुए 53 साल हो चुके हैं। उस वक्त चांद पर कदम रखना हमारे लिए बहुत बड़ी कामयाबी थी। इस मिशन का नाम अपोलो 11 था और नील आर्मस्ट्रांग वह पहले इंसान थे जिन्होंने 21 जुलाई 1969 को चांद पर अपना पहला कदम रखा था और इस मिशन ने तारीख को बदल कर रख दिया था। लेकिन ये बात आप जान लें कि चांद पर कदम रखना आसान नहीं था। ये मिशन बहुत ही खतरनाक मुश्किलातों से भरा हुआ था जिनका सामना करके ही इंसानों ने चांद पर अपना पहला कदम रखा। आखिर वह मुश्किलातें कौन कौन सी थी ये आप जानोगे आज के इस वीडियो में। और साथ ही हम ये भी जानेंगे कि 1972 के बाद इंसान वापस चांद पर क्यों नहीं गया। तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल स्पेस वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें। 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग ने पहली बार चांद पर कदम रखा। ये एस्ट्रोनॉट 21 घंटे और 31 मिनट चांद पर रहे थे और 24 जुलाई 1969 को वापस जमीन पर आ गए थे। इस मिशन के बारे में बहुत सारे लोग बस इतना ही जानते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, जब नील आर्मस्ट्रांग और इनके साथी चांद पर ठहर रहे थे तो इनके साथ वो कुछ हुआ था जिसके बारे में आपको नहीं पता होगा। आखिर उनके साथ क्या हुआ था, इसे जानने के लिए हमें 53 साल पीछे जाना होगा। 16 जुलाई 1969 को नासा के ऑफिस में हर कोई परेशान था। इस परेशानी की वजह अपोलो 11 मिशन था जो कुछ ही देर में लॉन्च होने वाला था। ये उस वक्त का बहुत बड़ा मिशन था और चांद पर जाने वाले तीनों साइंसदानों की धड़कनें तेज हो चुकी थी। इस मिशन को 8:32 पर कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया। लॉन्च के 4 दिनों बाद ये तीनों साइंसदान चांद पर पहुंच गए थे। जिस मॉड्यूल से ये साइंसदान अपोलो 11 से निकलकर चांद की सतह पर पहुंचे थे उसका नाम ईगल था। नासा को ऐसा लग रहा था कि सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा है, लेकिन उसी वक्त साइंसदानों के सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई थी जिसके बारे में शायद ही कोई जानता है। प्रॉब्लम ये थी कि ईगल अपने टाइम से 4 सेकंड आगे था। यानी ईगल अपनी तयशुदा जगह पर नहीं बल्कि किसी और जगह पर लैंड होगा। इसका रिजल्ट बहुत ही खतरनाक हो सकता था। ईगल और चांद में अब कुछ ही दूरी बाकी थी। ये सब देखने के बाद वो तीनों एस्ट्रोनॉट बहुत ही डर गए थे। अभी ये लोग पहली प्रॉब्लम का सामना कर ही रहे थे कि इतने में एक और प्रॉब्लम इनके सामने आ गई। वो ये थी कि अपोलो 11 के कंप्यूटर में एक एरर कोड 1202 डिस्प्ले हो रहा था। इस कोड का क्या मतलब था इन तीनों में से कोई भी नहीं जानता था। वो घबरा गए, लेकिन नील आर्मस्ट्रांग ने अपना माइंड यूज किया और इसके बारे में जल्दी से नासा को बताया। नासा ने इनको कहा कि आप इस एरर को इग्नोर करके अपने सफर को आगे बढ़ाएं। आगे जाने पर इन्हें पता चला कि रडार सिस्टम में ज्यादा कमांड आने की वजह से सिस्टम ओवरलोड हो चुका है। अब एक तरफ ये एरर था और दूसरी तरफ चांद पर लैंड करने की टेंशन। नील आर्मस्ट्रांग ने अपना माइंड फिर से यूज किया और सारा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया और ऐसी जगह पर स्पेसक्राफ्ट को लैंड करवाया जिससे इन सब की जान बच गई। उसके बाद 20 जुलाई 1969 को 8:17 पर बगैर किसी परेशानी के ये लोग चांद पर लैंड हो गए थे। नील आर्मस्ट्रांग ने जिस जगह पर स्पेसक्राफ्ट को लैंड करवाया था उस जगह को उन्होंने सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी का नाम दिया था। इसी जगह पर उतरकर उन्होंने पहली बार चांद पर कदम रखा था और अपना झंडा भी चांद पर लगाया था। आपको ऐसा लग रहा होगा कि इसमें तो कोई भी परेशानी नहीं है, उन एस्ट्रोनॉट ने तो आसानी से लैंडिंग कर ली है, लेकिन ऐसा नहीं था। वो सभी साइंसदान भी इसी गलतफहमी का शिकार थे। जब उन्होंने अपना झंडा चांद पर लगाया तो उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से उन्हें लगा कि वो कभी भी जमीन पर वापस नहीं आ सकेंगे, क्योंकि चांद पर टेम्परेचर कम होता है जिसकी वजह से स्पेसक्राफ्ट के फ्यूल में प्रेशर भर गया था। आहिस्ता आहिस्ता वहां बर्फ जम रही थी। ये सब देखकर नासा साइंसदानों को कहने वाली थी कि वो स्पेसक्राफ्ट से दूर हो जाएं, क्योंकि वो कभी भी ब्लास्ट हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अगर ऐसा हो जाता तो इनका वापस जमीन पर आना नामुमकिन था। सब लोग इसके बारे में बहुत ही परेशान थे और ये सोच रहे थे कि ऐसा क्या किया जाए, लेकिन इन तीनों साइंसदानों की किस्मत बहुत अच्छी थी। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा बर्फ पिघलना शुरू हो गई और फिर फ्यूल पाइप का प्रेशर नॉर्मल हो गया। अब यहाँ पर इन्हें एक और प्रॉब्लम पेश आई। इनके एयरक्राफ्ट के एक हिस्से का स्विच टूट गया था जिसकी वजह से पावर कट हो गई थी। नील आर्मस्ट्रांग के साथी ने इस स्विच को ढूंढ लिया, लेकिन इसे लगाना इनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि ट्रेनिंग के वक्त इन्हें ऐसा कुछ नहीं सिखाया गया था, जिसकी वजह से ये इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। यहाँ इन्हें यह भी डर था कि कुछ ठीक करते हुए यहाँ कुछ और ही खराब ना हो जाए। इस वक्त इनकी क्या हालत थी शायद इसके बारे में हम कभी सोच भी ना सके। एडविन ऑल्ड्रिन ने इस प्रॉब्लम को ठीक करने की पूरी कोशिश की,
लेकिन वो इसे ठीक नहीं कर सके। एडमिन ऑल्ड्री ने अपनी पेन को उस सुराख में डाल दिया, यहाँ से स्विच निकला था और वो ठीक हो गया। अब इनका जमीन पर वापस आने का टाइम आ गया था। अब इन्हें कोलंबिया से वापस आना था, जिसमें 2 मॉड्यूल थे। पहले मॉड्यूल में साइंसदान बैठे थे और दूसरे मॉड्यूल में जमीन से लाया गया सामान था। ये बात आप जान लें, कोलंबिया को जमीन पर आते ही अलग अलग करना था ताकि ये आपस में टकराना चाहे, लेकिन ये दोनों मॉड्यूल एक दूसरे के पीछे आके, वो भी बहुत ज्यादा स्पीड के साथ। अगर ये दोनों थोड़ा सा और नजदीक आ जाते तो बहुत बड़ा धमाका हो जाता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 24 जुलाई 1969 को इंसानों ने सही सलामत जमीन पर लैंडिंग की और इस तरह यह मिशन कामयाब हो गया और नील आर्मस्ट्रांग वो पहले इंसान बन गए जिन्होंने चांद पर अपना पहला कदम रखा। और इसके बाद 1972 में किसी इंसान ने आखिरी बार चांद पर अपना पहला कदम रखा था। इसके बाद आज तक किसी भी इंसान को चांद पर नहीं भेजा गया। लेकिन यहाँ एक सवाल आता है कि आज हम इतने ज्यादा एडवांस हैं, तो फिर भी नासा ने इंसानों को दोबारा चांद पर क्यों नहीं भेजा। तो ये बात आप जान लें कि अमेरिका का इंसानों को चांद पर भेजने का मकसद सिर्फ और सिर्फ रशिया को स्पेस की रेस में पीछे करना था, क्योंकि उस वक्त रशिया दुनिया की नंबर 1 स्पेस एजेंसी थी, जिन्होंने सबसे पहले सैटेलाइट को स्पेस में भेजा था। और इसके बाद रशिया ने ही सबसे पहले स्पेसक्राफ्ट को चांद पर भेजा, जिससे पूरी दुनिया में इनके चर्चे होने लगे। ये बात अमेरिका को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुई। वो रशिया को हर हाल में स्पेस की रेस में पीछे करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इंसानों को चांद पर भेजने का फैसला किया। ये बात आप जान लें कि अपोलो 11 से पहले भी कई मिशन किए गए जो फेल हो चुके थे, जिनमें कई इंसानों की जान चली गई थी, लेकिन अमेरिका फिर भी हर हाल में इंसानों को चांद पर भेजकर रशिया को पीछे करना चाहता था। और फिर 1969 से लेकर 1972 तक नासा ने 6 बार इंसानों को चांद पर भेजकर दुनिया की नंबर 1 स्पेस एजेंसी बन गई। इन सभी मिशन पर नासा ने $2500 करोड़ खर्च किए थे। आज इसकी वैल्यू 40,000 करोड़ से ज्यादा है। 1969 में जब नासा ने इंसानों को चांद पर भेजा था, तब इसका बजट 5% था, लेकिन आज नासा का बजट 0.5% है, क्योंकि उस वक्त अमेरिका का मकसद रशिया को पीछे करना था, इसीलिए नासा का बजट 5% था। लेकिन आज नासा का बजट बहुत कम है, यानी आज नासा के पास इतना पैसा नहीं है कि वो इंसानों को चांद पर भेज सके, और ना ही नासा ऐसे मिशन पर ज्यादा खर्च करना चाहती है। लेकिन हो सकता है नासा इंसानों को चांद पर भेजे। अभी ये सिर्फ और सिर्फ अफवाहें हैं। अगर आप इस पर डिटेल से वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स करें। इसके बाद हमारी जमीन से 20,000 लाइट ईयर दूर एक ऐसा स्टार मौजूद है जिसने साइंसदानों के होश उड़ा रखे हैं। ये स्टार अपना मास लाइट की स्पीड से भी ज्यादा स्पीड से स्पेस में खारिज कर रहा है। इस चीज ने साइंसदानों को बहुत ज्यादा हैरान किया, इसीलिए 2 महीनों तक इसकी तस्वीरें खींची गयी, जिससे उन्होंने देखा कि जिस रफ्तार से इस स्टार का मास कम हो रहा है, उससे आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी फेल हो जाती है। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि ये कुछ ही महीनों के अंदर 3 लाइट ईयर तक फैल चुका है। साइंस के मुताबिक हवा में सबसे तेज चीज लाइट है, लेकिन ये स्टार जिस तरह से अपना मास खारिज कर रहा है, उसे देखकर साइंसदानों के होश उड़ गए। पहले साइंसदान को लगा कि शायद इस स्टार में धमाका हुआ है, जिससे ये अपना मास स्पेस में खारिज कर रहा है, लेकिन ये इतनी तेज रफ्तार से अपना मास खारिज करेगा, इसका अंदाजा किसी को नहीं था। इस स्टार का नाम V838 है। इसे 2002 में पहली बार फाइंड किया गया था, और ये इसकी तस्वीर है, जिसमें आप देख सकते हैं कि कैसे ये हर महीने लगातार फैलता ही जा रहा है। जनवरी 2002 को जब हबल स्पेस टेलीस्कोप से इसे पहली बार देखा गया, तो उस वक्त ये स्टार सूरज से 6 लाख गुना ज्यादा रोशन दिखाई दे रहा था। 20 साल पहले यानी 2002 में साइंसदानों ने खला में इससे ज्यादा रोशन ऑब्जेक्ट नहीं देखा था। असल में ये एक वेरिएबल स्टार है, यानी जब आप इसे एक दिन में 5 बार देखोगे तो 5 बार इसकी लाइट आपको बदली हुई दिखाई देगी। इसके सेंटर में आपको एक रेड स्टार दिखाई दे रहा है। उस वक्त साइंसदान को लगा कि शायद ये स्टार एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन की वजह से अपने मैटर को खला में खारिज कर रहा है। असल में नोवा एक ऐसा इवेंट होता है जिसमें एक स्टार बहुत ज्यादा रोशन और ग्लो करता हुआ दिखाई देता है। ऐसे इवेंट ज्यादातर बाइनरी स्टार सिस्टम में होते हैं। यहाँ 2 स्टार्स एक दूसरे के गिर्द ऑर्बिट करते हैं। इस सिस्टम में एक स्टार बहुत ज्यादा बड़ा होगा और दूसरा स्टार बहुत ज्यादा छोटा होगा, जिसे व्हाइट ड्वार्फ स्टार भी कहते हैं। जब एक व्हाइट ड्वार्फ स्टार ऑर्बिट करते हुए
अपने बड़े स्टार के करीब आएगा तो व्हाइट ड्वार्फ स्टार अपनी पावरफुल ग्रेविटी से इसे व्हाइट ड्वार्फ स्टार की सरफेस पर एक डेंस एटमॉस्फेयर बनने लगेगा और ये एटमॉस्फेयर हाइड्रोजन का होगा जो व्हाइट ड्वार्फ स्टार की वजह से बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा और फिर आपको ऐसे लगेगा जैसे एक स्टार में सुपरनोवा धमाका हो रहा है। लेकिन ये एक तरह का मैटर है जो हमें फ्यूज होता हुआ दिखाई देता है। वहीं ये स्टार भी इसी वजह से हमें इतना बड़ा दिखाई दे रहा था। लेकिन जब ये लगातार लाइट की स्पीड से एक्सपेंड करता हुआ दिखाई दिया तब साइंसदानों ने इसको मजीद स्टडी किया तो उन्हें पता चला कि ये स्टार बिल्कुल ठीक है और जो मैटर इससे बाहर निकल रहा है वो भी बिल्कुल नॉर्मल स्पीड से ही बाहर निकल रहा है। असल में ये लाइट इको की वजह से ही टेलीस्कोप के जरिए हमें बहुत बड़ा दिखाई दिया, जिसकी वजह से साइंसदान इसे पहली बार देखने पर इसके साइज को समझ ना सके। अब यहाँ एक सवाल आता है कि ये लाइट इको क्या होता है। जब आप किसी बंद कमरे में या बिल्डिंग में कुछ बोलते हो तो आपको अपनी ही आवाज कुछ सेकंड बाद दोबारा सुनाई देती है जो रियल आवाज से थोड़ी अलग होती है। इसे आवाज का लगातार गूंजना भी कहते हैं और साइंसदान इसे इको का नाम देते हैं। यहाँ पर आपकी आवाज दीवार से टकराकर रिफ्लेक्ट होती है और थोड़ी थोड़ी देर में आपके कानों में आती है जिसे आपको लगता है कि आपकी ही आवाज है जो 3 या 4 बार आपको सुनाई दे रही है। इसी साउंड इको की तरह लाइट इको होता है जिसमें लाइट रिफ्लेक्ट होकर कुछ टाइम बाद आपको रिसीव होती है जिसे आपको वो ऑब्जेक्ट अलग दिखाई देता है। हालांकि लाइट की स्पीड आवाज से हजारों गुना ज्यादा है, इसीलिए इसके इको को देखने के लिए बहुत ज्यादा दूर के ऑब्जेक्ट चाहिए। ये ऑब्जेक्ट इतने ज्यादा दूर हो कि लाइट को भी वहां जाने में हजारों साल लग जाएं। उसके बाद ही साइंसदान इस तरह के लाइट इको को देख पाएंगे। V838 से हमें जो लाइट रिसीव हो रही है उसमें से कुछ लाइट सीधी हमारे टेलीस्कोप में आ जाती है और कुछ लाइट वहां से रिफ्लेक्ट होती है। वो स्टार हमसे जितना दूर है रिफ्लेक्शन की वजह से वो लाइट उससे ज्यादा दूरी तय करने के बाद हम तक पहुंचती है, जिससे ये स्टार साइंसदान को लाइट की स्पीड से भी ज्यादा तेजी से एक्सपेंड होता हुआ दिखाई देता है। लाइट इको की वजह से कई ऑब्जेक्ट हमें वैसे नहीं दिखाई देते जैसे वो असल में है। इसलिए साइंसदान डेटा को अच्छी तरह स्टडी करके इस तरह के ऑब्जेक्ट की फाइनल तस्वीर को जारी करते हैं। ये तो थी V838 स्टार्स के फैलाव की बात। अब बात करते हैं कैसे इस तरह के स्टार्स व्हाइट ड्वार्फ या सियारों की मदद से बनते हैं। मैंने पहले बताया कि कैसे व्हाइट ड्वार्फ स्टार नोवा इवेंट की वजह से मैटर को खारिज करते हैं जिसके बाद वो ग्लोइंग स्टार बन जाते हैं। लेकिन कुछ साइंसदान ये भी मानते हैं कि इस तरह के स्टार को ऑर्बिट एक बहुत बड़ा जुपिटर जैसा सियारा कर रहा हो और वो सियारा ऑर्बिट करते करते उस स्टार के पास आ गया हो, जिसकी वजह से उस स्टार की ग्रेविटी उस सियारे के मैटर को अपनी तरफ खींचने लग गई हो। जब साइंसदान उस स्टार को देखते हैं तो उसके गिर्द एक रिंग नजर आता है जिससे ऐसा लगता है कि ये स्टार खत्म होने वाला है और इसीलिए अपने मास को खारिज कर रहा है। लेकिन यह उस सियारे का मैटर है जो हमें ऐसा दिखाई देता है और हो सकता है V838 इसी तरह अपने मास को खारिज कर रहा हो। लेकिन इसकी असल वजह क्या है साइंसदान को आज तक नहीं पता चल सकी। हो सकता है साइंसदान इसे जेम्स स्पेस टेलीस्कोप से स्टडी करें जिससे हमें इसके बारे में मजीद पता चल सकेगा। इसके बाद इस तस्वीर को देखें। इसमें आप पहाड़ों को देख सकते हैं। इस पहाड़ पर आपको ये लेयर्स दिखाई दे रही हैं। इन लेयर्स को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इनमें से एक लेयर में पत्थर दिखाई देंगे जबकि दूसरी लेयर में मिट्टी दिखाई देगी। साइंसदान के मुताबिक ऐसी लेयर्स तब भी बनती हैं जब पानी वहां से गुजरता है और साइंसदान इस पैटर्न को देखकर बहुत ज्यादा हैरान है। इस पैटर्न से लगता है कि यहाँ बहुत गहरी नदी बहती होगी। इसके बाद मार्स की इस तस्वीर को देखें जिसे 6 जून 2022 को खींचा गया था। इस जगह को साइंसदानों ने हॉर्न वॉल ऑफ फ्लैट्स नाम दिया। साइंसदान का कहना है कि ये ऐसी चट्टानें हैं जो आज से अरबों साल पहले यहाँ बहने वाले पानी के नीचे दबी हुई थी। साइंसदान के मुताबिक अगर अरबों साल पहले यहाँ लाइफ मौजूद थी तो उसके सबूत यहाँ हो सकते हैं। और यहाँ के कुछ सैंपल्स को परसीवरेंस रोवर ने कलेक्ट किया।
छोटे छोटे कैप्सूल्स भी दिखाई दे रहे होंगे। असल में ये वो कैप्सूल्स हैं जिनमें परसीवरेंस रोवर के सैंपल्स को कलेक्ट करके मार्स की सतह पर फेंका है। तो दोस्तों, ये थी आज की शानदार वीडियो। आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।